नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज 26 जनवरी के दिन पर आप सभी को हैप्पी 72nd रिपब्लिक डे। और मैं इस मौके पर खास शाउट आउट देना चाहूँगा पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी यानी पीडीपीयू, जिसकी 26 जनवरी की एनसीसी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए मैं हर साल जाता हूँ। हालांकि इस साल कोरोना के चलते मैं नहीं जा पा रहा हूँ। अगर आप लोग भी कॉलेज में हैं और आपको मौका मिल रहा है तो आपने भी ये एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, खासकर अगर आप यूनिफॉर्म्ड सर्विस की चाहत रखते हैं, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए यूपीएससी की कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा, बीएसएफ, सीआरपीएफ और दूसरे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए भी यूपीएससी की सीएपीएफ परीक्षा, एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए एफकैट परीक्षा, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर से लेकर स्टेट पुलिस, हर जगह इंटरव्यू स्टेज में अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसका काफ़ी वजन और फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए आपको इन सब में दिलचस्पी नहीं तो कुछ और एनएसएस, कॉलेज फेस्टिवल, कोई कॉलेज क्लब, ये सब कॉलेज में ज्वाइन करना चाहिए ताकि वो बायोडेटा में लिखने को काम आए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मैं ये वाले फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज़र था या मैंने इसमें ये पार्टिसिपेट किया था, डिबेट, पेंटिंग, पोएट्री, एक्सटेम्पोर वगैरह वगैरह। कई विद्यार्थियों का नेचर इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी स्वभाव होता है कि दूसरों से घुलते मिलते नहीं, लेकिन फिर भी इन सब को ज्वाइन करना चाहिए। ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है बायोडेटा एनरिच करने का, आगे चल के कॉलेज प्लेसमेंट से लेके नौकरियों के इंटरव्यू में हर जगह पर थोड़ा थोड़ा काम में आए। अभी ये बात सुन के जिन लोगों की कॉलेज ख़त्म हो गई है उसमें से कुछ लोग इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि मेरे तो कॉलेज में ये सब नहीं किया था, अब मैं क्या करूँगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या। भाई, कुछ लोग ज़िंदगी में कभी कसरत नहीं करते फिर भी 100 साल जी लेते हैं, तो उसी तरह कुछ लोग जिनकी कॉलेज में कोई भी एक्टिविटी हॉबी नहीं है फिर भी वो यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जब आपके पास मौका है तो आप कसरत नहीं करें और ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज्वाइन ना करें। तो ये सब कीजिए और शायद आप अपने कॉलेज के ज़माने में ना कर पाए हो तो लेकिन जब आपके बच्चे बड़े होकर कॉलेज में जाए तो उनको ज्वाइन करवाइए। ये आजकल ज़माना बदल रहा है। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं कि 26 जनवरी मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले पेज 1 पे एनवायरनमेंट के समाचार। सैंड माइनिंग, सैंड मतलब बालू या रेती, सामान्य रूप से नदी के तट से गैरकानूनन रूप से माइनिंग माफिया उसको उठा लेते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान। तो राजस्थान सरकार लेकर आई है एम सैंड पॉलिसी। एम सैंड मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड, जो नदी के तट से न उठाई जाए लेकिन उसको मैन्युफैक्चर किया जाए। भाई, रेती को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसका भी तरीका है। जो दूसरी सब कोयले की या आयरन ओर की खदानें होती है उसमें से जो ओवरबर्डन निकलता है, ओवरबर्डन मतलब अगर आप कोई लौह अयस्क की खदान पे खुदाई शुरू करेंगे तो क्या पहले सेंटीमीटर से तो आपको लोहा नहीं मिलेगा, वो तो काफ़ी अंदर तक खुदाई करनी पड़ेगी। तो पहले जो भी 5, 10, 25 मीटर खुदाई की और जितना कचरा निकला उन सबको ही आप क्रश करना शुरू करो तो उसमें से भी आपको ये सैंड टाइप ऑफ मटेरियल मिल सकता है। तो राजस्थान सरकार ऐसी एम सैंड पॉलिसी को एनकरेज करेगी पर्यावरण के लिए। इसके अलावा पेज 1 पर 26 जनवरी की तैयारी, किसान आंदोलन, इंडिया चाइना के सैनिक सिक्किम में लड़े लेकिन वापस शांति हो गई, पद्म विभूषण अवार्ड वगैरह। जहाँ तक यूपीएससी एग्ज़ाम की बात है, ट्रांजिशनल चीज़ें काम की नहीं। पद्म अवार्ड्स तो ठीक है, वो नॉन आईएएस एग्ज़ाम में पर्सन इन न्यूज़ में करना है तो उतना आप, वो तो अलग अलग ही लर्निंग वेबसाइट में से आपको जनरल नॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। ये फ्रंट पेज पे एक और आश्चर्य का विज्ञापन है, बोइंग। उसके अलावा पेज 1 पर एक दिलचस्प विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट दिया है बोइंग, जो कि असल में अमेरिका की कंपनी है, एरोप्लेन और दूसरे डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती है। लेकिन उन्होंने भी कि भारत को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिलचस्प है। अगर ब्रिटानिया बिस्किट या मैगी नूडल्स विज्ञापन दे तो समझ में आता है कि उसको देख के लोग ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन बोइंग का एरोप्लेन तो कोई भारत के नागरिक खुद खरीदने वाले नहीं, और भारत सरकार भी जब खरीदेगी तो सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखकर खरीदेगी, ना कि कोई एडवर्टाइजमेंट देगी। तो फिर ऐसी विदेशी हथियार और रक्षा की कंपनियां, ये सिर्फ बोइंग नहीं, कुछ और विज्ञापन आप देखेंगे कि लॉकहीड मार्टिन, वो भी अमेरिका की ऐसी एक कंपनी, वो भी विज्ञापन देते हैं भारत को 26 जनवरी की बधाइयाँ। ऐसा क्यों करते होंगे? क्या ये ऐसा तो नहीं ताकि सब जर्नलिस्ट लोग खुश रहें कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिल रहा है, इसलिए इन कंपनियों के बारे में हमने कुछ क्रिटिकल कॉलम नहीं लिखना है? सोचने का विषय। आगे बढ़ते हैं पेज 4, या फिर कि अलग अलग विज्ञापनों को हटा दे तो अब जो सेकंड पेज है, सेकंड पेज पे फ्रंट पेज के कंटिन्यूएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्पीच
वैसे तो उन्होंने जो जो कहा उसमें नया ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं जानते। किसानों की प्रशंसा, सिपाहियों की प्रशंसा, आत्मनिर्भर भारत, साइंटिस्ट की प्रशंसा कि कोरोना का वैक्सीन बनाया वगैरह वगैरह। हालांकि उन्होंने कोटेशन दिया है जो निबंध और एथिक्स के लिए याद रखने लायक। एडवर्सिटीज ऑफन प्लेज द रोल ऑफ अ ग्रेट टीचर, इट मेक्स अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट। कठिनाइयाँ या विकट परिस्थिति वो एक बेहतरीन शिक्षक का काम करती है और हमको वो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरपूर बनाती है। अच्छा, भारत देश का अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया देखें, ऐसा कुछ आपको लगता है कि विकट परिस्थिति के चलते उसने हमें अच्छी शिक्षा दी हो और हम और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने हो? जवाब है हाँ। एक ज़माने में भारत में बहुत अकाल पड़ता था, भुखमरी की समस्या, अमेरिका के सामने कटोरा लेके उनका अनाज हमने लेने पड़ता था डोनेशन में। तो फिर हमने सबक लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जिसके बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा और अब तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में अनाज सड़ रहा है और वो भी अफ्रीका के देशों को हम डोनेट करते हैं वगैरह। तो ज़्यादा पहले से हम स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हुए हैं। उसी तरह ये 90 के दशक में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन की समस्या, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, जिसके चलते भी भारत का आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ और उसमें भी हमारा दुनिया में डंका बजता है। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें, डिपेंडिंग ऑन द केस। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कुछ लिखना हो पेपर 1 में, पेपर 4 में कुछ लिखना हो, या निबंध में कि भारतीय होने पर क्या गर्व होना चाहिए, या आज़ाद भारत का इतिहास, तो सोचने लिखने के मुद्दे। आगे बढ़ते हुए पेज 5, स्टेट स्पेसिफिक समाचार में एक बार और, कभी कभी सत्य काल्पनिक घटनाओं से भी ज़्यादा आश्चर्यजनक होता है। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। पता चला गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में एक 50 साल का आदमी मगरमच्छ को छेड़ रहा था। मैन वॉज हैरेसिंग अ क्रोकोडाइल, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। फिर पुलिस ने उसे पूछा, क्यों आप मगरमच्छ को परेशान कर रहे हैं? तो उसका जवाब सुनिएगा। उसने ये कहा, मुझे कल रात देवी माँ सपने में आई थी और उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा था। तो ये वही बात हुई, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। हालांकि मगरमच्छ और मनुष्य के बीच ये कोई पहला समाचार नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अपनी बाल्यावस्था में तालाब से मगरमच्छ पकड़ के घर ले आए थे। हालांकि फिर उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं, वापस छोड़ के आओ। एनीवेज, आगे चले पेज 6, वहाँ पर भी ऐसे सब स्टेट स्पेसिफिक समाचार की वैक्सीनेशन हो रहा है वगैरह। पेज 7 पर बड़ा सा विज्ञापन। पेज 8 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 9 मित्रों, ये अलग अलग सरकारी कंपनियाँ ये भी 26 जनवरी में अपने एडवर्टाइजमेंट और पेड कॉलम लिखवाती हैं। तो ऐसा भारत के संविधान के बारे में कुछ कॉलम लिखा गया है। वैसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज बेहतर करने के लिए भारत की संविधान की ओरिजिनल कॉपी हाथ से लिखी गई है। वो किसने लिखी थी? कैलीग्राफर। कैलीग्राफी मतलब सुंदर अक्षरों में लिखने की कला। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्होंने लिखी थी। और ये ओरिजिनल कॉपी को संसद में हीलियम गैस से भरे एक स्पेशल बक्से में रखा गया है। फिर चले पेज 10, जहाँ से कॉलम शुरू होते हैं। ये पेज 10 कॉलम में पेज के एकदम टॉप पोर्शन में राइट हैंड साइड पर डेली एक कुछ ना कुछ कोटेशन लिखा जाता है, सुवाक्य। तो इस बार सुवाक्य ये है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ, डॉक्टर BR आम्बेडकर। भारत का संविधान कोई वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का वाहन है। तो निबंध में सोचने लिखने का विषय। खैर, कॉलम की बात करें तो एक भी कॉलम एग्जाम के लिए काम का नहीं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर छोटे छोटे कॉलम, एक कि आज रिपब्लिक डे है, उसके अलग अलग टैब्लू और किसान वो ट्रैक्टर रैली करने वाले वो सब, लेकिन कुछ बड़ी बात नहीं। मैंने आपको कल ही बताया था वो कि इनइक्वालिटी रिपोर्ट बाय ऑक्सफैम, यूके की एक संस्था, और मैंने कहा था कि अब जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की तरह जब भी इंडियन एक्सप्रेस के पास अब लिखने का कुछ नहीं होगा तो ऑक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से भारत में असमानता बढ़ रही है टाइप का कॉलम छाप देंगे। तो ऐसा ही आज इन्होंने किया है कि कोरोना के चलते असमानता बढ़ी, लेकिन वो तो हम पहले से जानते, इसमें नया कोई मुद्दा है नहीं। कुछ दिनों पहले अमेरिका में CNN चैनल के इंटरव्यू होस्ट लैरी किंग का देहांत, उनकी श्रद्धांजलि कॉलम अपने लिए काम की नहीं। बड़े कॉलम में प्रताप बानू मेहता, उन्होंने आज कि अगर ये रिपब्लिक डे पर सुभाष चंद्र बोस, भीमराव आम्बेडकर, सावरकर ये सब आपस में अगर चर्चा करते तो क्या चर्चा करते करके सब कटाक्षपूर्ण लिखा है, लेकिन ये कुछ एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। दूसरा बड़ा कॉलम है कि कोरोना वैक्सीनेशन में इंडस्ट्री कैसे मदद कर सकती है, लेकिन इसमें भी कुछ नया या दिल बाग बाग हो जाए ऐसा जानने लायक मुद्दा नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 11,
उसमें एक है डेरियस जे खंबाता की कॉलम, लेकिन उसमें वही सब बीफ बैन, लव जिहाद वगैरह के बारे में लिखा है। लेकिन यहाँ पर ये लेखक की भाषा काफ़ी कड़वी है। वो ऑफिसर लाइक हमने जो पॉइंट्स लिखने हैं इसमें ये सब कुछ मज़ेदार नहीं। वही सब कि नाजी पार्टी जर्मन लोगों का ब्रेन वॉशिंग करते थे और जोसेफ गोबेल्स वगैरह, तो भाई ये सब जमता नहीं अपनी आंसर राइटिंग में। उसको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करो अपनी रूलिंग पार्टी से, नॉट ये सब काम का नहीं, छोड़ो इसे। पेज 11 पर दूसरा बीजेपी नेता राकेश सिन्हा का कॉलम, लेकिन उसमें भी उसी तरह प्रो बीजेपी टाइप ऑफ थिंग्स, लेकिन कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास नहीं। तीसरा कॉलम है निष्ठा सत्यम कि 2021 के बजट में महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि बजट पास होने दो फिर देखेंगे। पेज 12 पर बड़े बड़े विज्ञापन काम के नहीं। पेज 13 पे भी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 14 स्टेट स्पेसिफिक समाचार में मित्रों 26 जनवरी की परेड एक तो होती है दिल्ली में और दूसरा अलग अलग राज्यों में होती है। सामान्य रूप से राज्य की जो राजधानी है वहाँ पर होनी चाहिए, तो उस लॉजिक पर गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, वहाँ पर होना चाहिए प्रोग्राम। हालांकि एक ज़माने में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया कि गांधीनगर में नहीं, हर साल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में करो। इससे क्या फ़ायदा होगा वहाँ पर भी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर, गवर्नर वो सब लोग आने वाले हैं, तो सोच के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ज़रा और संजीदा हो जाएंगी, रोड की मरम्मत हो जाएगी, टूटे फूटे कुछ इमारत वगैरह उसको बेहतर कर देंगे। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये कार्यक्रम होने वाला है, फॉर एग्जांपल 2021 की परेड कार्यक्रम होगा दाहोद में। ये दाहोद वैसे एक बैकवर्ड रीजन है गुजरात का, तो अगर वहाँ पर भी सीएम का कार्यक्रम हो रहा है तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होगी। तो उधर जितने भी रिक्शा वाले, टैक्सी ड्राइवर, ध्वजवंदन के लिए छोटे छोटे ध्वज बेचने वाले, जलेबी, मिठाइयाँ, बिस्किट, गुब्बारे बेचने वाले, फूल बेचने वाले जो कि पूरे मंडप का डेकोरेशन करें, लोकल मजदूर जो ये सब मंडप लगाना है उसमें शामियाना बनाने के लिए उनको काम मिले। तो ऐसा सोच के मान लीजिए कि स्टेट लेवल के ऐसे रिपब्लिक डे परेड की सब आयोजन में 30 लाख 50 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है, तो उससे उस पर्टिकुलर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट या सिटी के लोगों को 2-5 पैसे कमाने को मिले, ऐसे शुभ आशय से ये होता है। और यही चीज़ नेशनल लेवल पर भी होती है। फॉर एग्जांपल सभी राज्यों में सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर कौन होता है? डीजीपी। सामान्य रूप से पहले डीजीपी की एनुअल मीटिंग दिल्ली में होती थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी वो नॉर्थ ईस्ट और अलग अलग जगह पर करवाते ताकि उधर के लोगों को भी कुछ ऐसे प्रोग्राम के चलते 2 पैसे कमाने को मिले। हाँ, तो भारत में क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन डेवलपमेंट, या किसी एक स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो उसके बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वगैरह, लेकिन कहीं पर फिर जगह बचे तो ऐसा भी कुछ आपकी ये अलग अलग समारोह अलग अलग जगह पर किए जाएं तो उससे भी लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा। आगे बढ़ते हैं। पेज 15 ऐसे ही सब विज्ञापन काम के नहीं। पेज 16 वहाँ पर लंबी चौड़ी अवार्ड लिस्ट दी गई है कि किसको ये पद्म अवार्ड मिले, किसको महावीर चक्र वगैरह मिला गया। अब वो सब पूरी जनरल नॉलेज अगर नॉन IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके जो भी अलग अलग ई-लर्निंग वेबसाइट सर्च मार के, या इवन न्यूज़पेपर वाले भी ऐसा तो बना कर देते हैं, देख लीजिए। खासकर नॉन IAS एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ों को टारगेट करना चाहिए। सपोज़ आप CDS, CAPF ऐसे सब यूनिफॉर्म सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीर चक्र, अशोक चक्र वो सब किसको मिला वो तैयार करना चाहिए। स्टेट स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं तो आपके राज्य में से किन लोगों को ये सब अवार्ड मिले गए वगैरह। UPSC के IAS एग्ज़ाम में तो इस टाइप के पर्सन इन न्यूज़ पूछने का ट्रेंड काफ़ी सालों से बंद ही है। फिर भी जानने लायक 2-4 नाम देख लेते हैं। सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी मतलब हथियार बंदूक डरा धमका के नहीं, लेकिन सौहार्द की भावना से कि कल्चरल एक्सचेंज, सिटीजन टू सिटीजन एक्सचेंज, ये सब से 2 देश अपने रिश्ते बेहतर करें। तो उसी के चलते सॉफ्ट डिप्लोमेसी में इस बार ये जो पद्मश्री अवार्ड दिए गए, तो बांग्लादेश के एक कर्नल जो कि 1971 के वॉर में शामिल थे और एक लेडी म्यूजिशियन जो कि टागोर संगीत के साथ जुड़ी थी, उनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। उनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये सौहार्द की भावना बढ़ाने की कोशिश। उसी तरह जापान के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब को भी ये पद्म विभूषण दे रहे हैं। इस बार ट्रांसजेंडर समुदाय के एक फोक आर्टिस्ट माथा मंजम्मा जोगती, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, उनको भी ये अवार्ड मिल रहा है। इस बार के पद्मश्री अवार्ड में एक खास बात है कि ड्यूओ अवार्ड, मतलब 2 लोगों को मिले लेकिन गिना एक जाए अवार्ड। तो ऐसा गुजरात के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कनोडिया ब्रदर्स, महेश कनोडिया जो एक म्यूजिशियन थे, नरेश कनोडिया जो उनके सगे भाई और एक्टर थे,
कोरोना के समय में देहांत, तो दोनों को अवार्ड मिल रहा है, लेकिन वो ड्यूओ अवार्ड मतलब एक गिना जाएगा। फिर चले पेज 17, उस पर भी ऐसे 26 जनवरी के एडवर्टाइजमेंट। आगे बढ़ते हैं पेज 18, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स। कोरोना के दौरान भारत सरकार और एनआईसी ने एक आरोग्य सेतु ऐप बनाई थी। उसमें आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर आपका जीपीएस, ब्लूटूथ वगैरह से चेक करते हैं कि आपको और आपके आसपास कितने लोगों को कोरोना संक्रमण का कुछ चांस है कि नहीं। तो क्या सरकार और एनआईसी इसका डेटा अन्य संस्थाओं के साथ, रिसर्च बॉडी के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, हॉस्पिटल के साथ शेयर कर सकती हैं कि नहीं? इसकी कोई कानूनन रूप से क्लैरिटी के पावर सरकार ने स्पेसिफाई नहीं किए थे बराबर से। इसलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहा कि नागरिक का हेल्थ डेटा उसकी जानकारी के बिना किसी को साझा करना, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ तो है ही, साथ ही साथ राइट टू प्राइवेसी भी, तो उन सब का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार आरोग्य सेतु का डेटा किसी के साथ शेयर करने पर रिस्ट्रेन किया गया, रोक लगाई गई। प्राइवेसी का नाम लिया है तो व्हाट्सएप की वो नई प्राइवेसी पॉलिसी, पता चला यूरोपियन यूनियन में क्योंकि कानून सख्त हैं, तो व्हाट्सएप की यूरोपियन यूनियन के नागरिकों के लिए ऐसी है प्राइवेसी पॉलिसी कि आपका डेटा फेसबुक के साथ हम शेयर नहीं करेंगे। और भारत में तो ये तो मतलब कि क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा तो डेटा फेसबुक के साथ हम शेयर करेंगे, बेच देंगे, क्या करने वाले हो। तो मतलब डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है कि यूरोप के नागरिक वो महान हैं और उनकी प्राइवेसी का हम सम्मान करेंगे, भारत के नागरिक तो वो तो सस्ते लोग हैं, उनका तो डेटा बेचना ही है। तो ऐसा झगड़ा जो चल रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट में अभी केस भी जा रहा है, उसमें व्हाट्सएप कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल। उन्होंने ये कहा है कि इसमें भारत की कोर्ट अब कुछ नहीं बोल सकती जब तक भारत सरकार इसके लिए कुछ कानून नहीं बनाती। तो अभी तो ये मैटर भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच का ही है, अभी जज इस पर कोई डिसीजन न दे। बाकी दूसरे ऐसे ही सब कोर्ट जजमेंट रिलेटेड समाचार, लेकिन बहुत काम के नहीं। फॉर एग्जांपल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन फाइल हुए थे राज्य सरकार के लव जिहाद कानून के खिलाफ, जिसमें कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ये जितने केस नीचे पेंडिंग है सारे सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले ले और एक बार में इसका निपटारा हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसमें कुछ मना किया या हाँ की, लेकिन एक हद से ज़्यादा मित्रों इतनी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री अपने लिए काम की नहीं। उसी तरह वो महाराष्ट्र की एक कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सको एक्ट, और उसमें कोई अगर छोटे बच्चों का यौन शोषण कर रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, तो कपड़े पहने थे नहीं पहने थे उस हिसाब से सेक्सुअल असॉल्ट है या मोलेस्टेशन, उसका कुछ जजमेंट आया था। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का आयोग, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि आप ये जो जजमेंट है उसके ऊपर आप अपील में जाइए वगैरह। लेकिन अभी ट्रांजिशनल चीज़ें, कोई बड़ी चीज़ निकल के आए तो तब देखेंगे। 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी और साल 2011 से 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उस पर प्रेसिडेंट की स्पीच, लेकिन उसमें खैर कुछ नई बातें नहीं कि ये राइट टू वोट हमें मिला है, उसके लिए हमने बहुत लड़ाई और आज़ादी का संग्राम अंग्रेज़ों के सामने खेलना पड़ा था वगैरह वगैरह। पेज 90 विश्व समाचार। विश्व समाचार में एथिक्स के लिए दो मुद्दे, एक है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। सामान्य रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ एजुकेशन में, जॉब्स में, उनको रहने को मकान चाहिए तो उसमें हर जगह भेदभाव और उनका मजाक उड़ाया जाए वगैरह। और ऐसी मानसिकता के चलते भूतपूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ ऐसा नियम बनाया था कि ट्रांसजेंडर पर्सन को सेना में भर्ती नहीं कर सकते। हालांकि अब प्रेसिडेंट बिडेन ने की नहीं, अब उनकी भी सेना में भर्ती हो सकती। एथिक्स में एक दूसरा मुद्दा वैल्यूज़, मूल्य। तो शहर में रहते हैं उनके मूल्य अलग होते हैं, गांव वालों के मूल्य अलग होते हैं। फ्रांस में पाया गया कि अगर आप गांव में रहते हैं तो सुबह में मुर्गा आवाज़ लगाएगा, गाय भैंस आवाज़ लगाएगी, उनके गोबर की बदबू आएगी, चर्च की घंटियाँ बजेंगी। तो ये तो मतलब ग्रामीण जीवन का हिस्सा है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डे टू डे रूरल लाइफ। पता चला कुछ शहर के लोग धीरे धीरे अब गांव की तरफ जा रहे हैं, उधर अपने फार्म हाउस और बंगले बना रहे हैं और उनको ये सब पसंद नहीं आता, तो वो कोर्ट में जाके फरियाद करते हैं कि ये जो सुबह सुबह मेरे पड़ोसी का मुर्गा आवाज़ करता है मुझको डिस्टर्ब होता है, चर्च की घंटी बजती है मुझको डिस्टर्ब होती है वगैरह वगैरह। तो वो फ्रांस की सरकार ने अब एक कानून बनाया है, प्रिजर्विंग द सेंसरी हेरिटेज ऑफ द कंट्री साइड, यानी कि गांव में ये जो आवाज़ें हैं, जो बदबूएँ हैं, जो माहौल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इन सब के सामने कोई जाके कोर्ट में फरियाद नहीं करे और अपने पड़ोसियों को उस पर दावा नहीं ठोके। इसके अलावा विश्व समाचार में आज
कुछ काम का नहीं, कोरोना वैक्सीन की सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री जारी है। अगर आप पर कोई कीचड़ उछाले तो आपने क्या करना चाहिए? आपने भी सामने उस पर कीचड़ उछालना चाहिए, ऐसी चीन सरकार की नीति है। इसलिए इतने दिनों तक डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे कि कोरोना वायरस का जन्म चीन में हुआ, तो अब चीन सरकार एक नई कंस्पायरेसी थियरी लेकर आई है कि कोरोना वायरस का जन्म अमेरिका की मिलिट्री लैब में हुआ है। बाकी तो नेपाल में प्रचंड धमाल जारी है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, वैसे तो वो साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट है, और जो कम्युनिस्ट लीडर होते हैं वो सामान्य रूप से ये धार्मिक स्थानों पर पूजा के लिए नहीं जाते, लेकिन इनको अपनी ही पार्टी से पुष्प कमल नाम के दूसरे नेता ने निकाल दिया, तो अब केपी शर्मा ओली भी मंदिर में पूजा करने गए, साम्यवादी नेता होने के बावजूद भी। खैर ये सब प्रचंड धमाल हमारे लिए काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 20। पेज 20 में बहुत बड़ी, शायद 1200-1500 वर्ड की कॉलम बनाई है एक्सप्लेन सीरीज़ कि आने वाले बजट में हमने क्या देखना चाहिए। भाई वो जो देखना चाहिए वो बजट पास होगा उसके बाद देखेंगे, अभी से ये सब इतनी पंचायत करने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ो। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट K2, 8611 मीटर्स, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन की बॉर्डर के पास। तो नेपाल की पर्वतारोही टीम ने विंटर सर्दियों में उसकी चढ़ाई की, जो कि सामान्य रूप से लोग नहीं करते, तो वो मतलब उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट, लेकिन अपने लिए काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 21 इकोनॉमी। मित्रों कभी कभी होशियारी मारने के चक्कर में लेने के देने भी पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है अब भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि कई वर्षों पहले उन्होंने केन एनर्जी नाम की एक विदेशी कंपनी पर कैपिटल गेंस टैक्स की रकम मांगी थी। उन्होंने वो रकम तो नहीं दी और फिर आगे चल के नेदरलैंड की आर्बिट्रेशन कोर्ट में गए और वहाँ केस जीत गए। नेदरलैंड की कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है कि भारत सरकार ने $1.2 बिलियन का मुआवजा केन एनर्जी कंपनी को देना होगा। तो भारत सरकार खैर अभी तो इसको कुछ आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन ये केन एनर्जी का आप डेयरिंग देखिए कि वो भारत सरकार और भारत सरकार की कितनी सरकारी कंपनियों की विदेशों में संपत्तियां हैं, जैसे कि नेदरलैंड या इंग्लैंड में एयर इंडिया का प्लेन खड़ा हो, या अपनी कोई सरकारी कंपनी का शिपिंग वेसल, या उसकी कोई खदानें हो, या फैक्ट्रियां या ऑफिस, उन सबको जब्त करा के हम अपना $1.2 बिलियन वसूल करेंगे। इतनी डेयरिंग वो करने वाले हैं। ऐसा उन्होंने लंदन में इंडियन हाई कमीशन को लेटर लिख के भेजा है कि हम ऐसा करने वाले हैं। खैर सीधे सीधा तो MCQ कुछ बनता नहीं। हालांकि मेंस आंसर राइटिंग में मेंस पेपर 3 का एक मुद्दा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो उसमें सरकार टैक्सेशन द्वारा स्पेक्ट्रम को बेच के, माइनिंग राइट्स को बेच के वगैरह जो जो पैसा बटोरने की कोशिश करती है, तो उसमें जब हम ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों से कुछ टैक्स मांगने की कोशिश करें लेकिन कानून में पहले से स्पष्टता न हो, तो नई चुनौतियां खड़ी होती हैं। उसी तरह बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में जो मुनाफा कमाती है इधर उधर उसको डाइवर्ट कर देती है और फिर कहती है हमारा तो प्रॉफिट ही जीरो है तो हम कोई टैक्स नहीं भरेंगे। ये गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां कि नहीं हमारा सर्वर तो विदेश में है तो हमारा भारत में कोई प्रॉफिट नहीं, हम टैक्स नहीं भरेंगे। भारत सरकार फिर कुछ इक्विलाइजेशन लीवाई मांगती है तो अमेरिकी सरकार बोलती है ये भारत नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो ये सभी जो टैक्सेशन के अलग अलग मुद्दे, और ये हमने देखा केन एनर्जी वाला मुद्दा, तो ये सब क्या दिखाता है कि इंटरनेशनल टैक्स लॉज में कुछ और क्लैरिटी के साथ कानून बनने चाहिए ताकि ऐसी सब गतिरोध को टाला जा सके। दूसरे समाचार टेलीकॉम सेक्टर से, इकोनॉमिक्स और उसमें भी कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। उसमें एक नियम है रूल ऑफ 3 जो ऐसा कहता है कि जब भी कोई मार्केट मैच्योर यानी परिपक्व होता है तो पहले तो बहुत सारी कंपनियां होंगी लेकिन अल्टीमेटली 3 बड़ी कंपनियां सर्वाइव करेंगी और बाकी सब छोटी मोटी कंपनियां या तो उनमें मर्ज हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। ऐसा कुछ भारत में है क्या? हाँ, अभी आप देखिए अपना टेलीकॉम सेक्टर मैच्योर हो रहा है तो अब 3 कंपनियां ही बची है, जियो, एयरटेल और तीसरी है वोडाफोन आइडिया। कलेक्टिवली ये लोग 88% टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी छिटपुट BSNL वगैरह है लेकिन वो ऑक्सीजन पर जिंदा है। तो ये मैच्योरिटी ऑफ द मार्केट दिखाता है, लेकिन इसमें हर एक चीज़ पॉजिटिव है ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई, जो कि एक वैधानिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इन लोगों ने आपस में कंपटीशन बना रहे सब कंपनियों में उसके कुछ नियम बनाए थे, लेकिन ऐसे नियमों में भी कुछ एग्जेम्पशन, अपवाद दिए जाते हैं कि अगर कोई कंपनी बहुत नई है तो उस पर नियम सख्ती से लागू नहीं करेंगे।
तो 2016 में जब रिलायंस ने अपना जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री शुरू किया तो वो तो नई नई कंपनी थी, इसलिए इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये लोग क्या बिगाड़ देंगे, ये क्या सेक्टर ख़राब करेंगे, इनको शांति से काम करने दो। लेकिन फिर उन्हीं ने मार्केट डिसरप्ट किया। आप जानते हैं कि एकदम फ्री में सब डेटा प्लान और वॉइस प्लान ऑफर करना शुरू किया, जिसके चलते बाकी के जो एयरटेल, आइडिया, सबका धंधा चौपट होने लगा। एंड अल्टीमेटली इसके चलते ये जो कंसोलिडेशन हो गया कि अब सिर्फ 3 कंपनियां बड़ी बची हैं और बाकी सबके दुकानों पे ताला लगने की परिस्थिति। आगे चल के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को चिंता है कि कहीं ड्यूओपॉली का निर्माण न हो। मोनोपॉली यानी एकाधिकार आप समझते हैं कि सिर्फ एक कंपनी और वो अपनी मनमानी से सब प्राइस डिसाइड करे। ड्यूओपॉली मतलब बाज़ार में सिर्फ 2 कंपनियां ही बचे, लेकिन वो भी आपस में ऐसी साठगांठ से चले कि भले उनको प्रीपेड मोबाइल चलाने का सिर्फ 50 रुपये खर्च आता है, लेकिन तय करने 500 रुपये से सस्ता प्लान नहीं बेचेंगे। तो ऐसे ही भारत में चिंता का विषय। और आगे भारत सरकार सोच रही है कि 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेंगे, लेकिन उससे शायद हो सकता है स्पर्धा और कम हो जाए, क्योंकि रिलायंस जियो के अलावा बाकी सब कंपनी ऐसी नुकसानी में चल रहे हैं कि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो सिर्फ जियो के पास ही 5G होगा और वही बेचेगा, तो ये सब कंपटीशन के लिए अच्छी बातें नहीं। खैर वैसे इसमें कोई नया या ऐसा कुछ नहीं जो हम बिना पढ़े न समझ सके, लेकिन मीन्स आंसर राइटिंग, निबंध, जब आप बात करते हैं इकोनॉमी की तो लिखने लायक मुद्दे। इसके अलावा पेज 21 पर और कुछ काम का नहीं। इंट्रानेजल वैक्सीन मतलब नाक से सूंघ के जो वैक्सीन दी जाए उसका भारत बायोटेक ट्रायल का भाई फाइनल होने दो। अमेजॉन ने दिल्ली हाईकोर्ट को याचिका दायर की कि फ्यूचर ग्रुप के सीईओ को जेल में फिट कर दो, क्योंकि उसने रिलायंस को कंपनी बेच दी, पहले हमको प्रॉमिस किया था। बिजनेस जनरल नॉलेज नॉट इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन का कुछ रिपोर्ट कहता है कि एफडीआई का इतना पैसा आया गया। भाई अभी इकोनॉमिक सर्वे थोड़े दिन में आएगा, उसमें से फाइनल डेटा तैयार करो। उसके बाद पेज 22 स्पोर्ट्स। वैसे तो कुछ समाचार नहीं, लेकिन अगर क्रिकेट आपकी हॉबी है तो उसमें कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि अंडर 18 प्लेयर्स की क्रिकेट मैच में बाउंसर पर प्रतिबंध डाला जाए, क्योंकि बाउंसर का बॉल अगर सर पे लग जाए तो वो जो किशोर है वो बच्चे के दिमाग पर उसका असर हो सकता है वगैरह। खैर उसके बाद बाकी जितने पेज है 23, 24, उधर ऐसे ही 26 जनवरी के अलग अलग विज्ञापन। तो ये था मंगलवार का न्यूज़पेपर। साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस ने आज ऐसा भी लिखा है कि कल 22 जनवरी को कोई न्यूज़पेपर एडिशन नहीं आएगा। तो अगर ऐसा होगा तो वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन इधर भी वो मकर संक्रांति वाला खेल करेंगे कि कुछ शहरों में एडिशन निकालेंगे, तो फिर देखेंगे कुछ।